नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें से 2 के मतदान हो चुका है, बाकी 3 में मतदान शेष है। लेकिन 11 मार्च को तमाम राज्यों की काउंटिंग होनी है, चुनाव के नतीजे आएंगे। तो तब तक लगातार इन राज्यों से जुड़ी हर खबर, हर हलचल लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं चुनावी महासंग्राम में। तो चुनावी महासंग्राम में अब जिन राज्यों पर सबकी निगाहें लगी हैं, जहां चुनाव है, वहां से जुड़ी हम खबरें आपको दिखाएंगे। और आज आपको बता दें कि कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी निगाह रहेगी। शुरुआत आज उत्तर प्रदेश से एक बार फिर करेंगे। और जब बात उत्तर प्रदेश की होगी तो हम आपको बता दें कि क्या खबरें हमारे पास खास हैं। उत्तर प्रदेश में हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग की। चुनाव में धांधली और पक्षपात का लगाया आरोप। और मायावती ने अब सपा के शिवपाल पर डाले डोरे, मुलायम पर साधा निशाना। कहा, पुत्र मोह की वजह से बार बार किया शिवपाल का अपमान। और वोट यात्रा में देखेंगे उत्तर प्रदेश के शामली और उत्तराखंड के यमुनोत्री से चुनाव को लेकर लोगों के क्या है मुद्दे और क्या है लोगों की उम्मीदें। 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। बीजेपी ने धांधली का आरोप लगाते हुए प्रमुख अधिकारियों को हटाने की मांग की। शिवपाल को लेकर के बसपा ने एक तरह से डोरे डाले। और शामली और यमुनोत्री से आपको दिखाएंगे वोट यात्रा। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग की है। भाजपा ने चुनाव में धांधली और पक्षपात का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई नेता शामिल थे। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में प्रशासन द्वारा पार्टी के बैनर और पोस्टर हटाने की शिकायत भी की है। यानी इस प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया और रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। उनको तुरंत वहाँ से हटा के और कोई कॉम्पिटेंट सीनियर आदमी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नियुक्ति करके चुनाव निष्पक्षिक और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए, ऐसा हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। इससे पहले भी भाजपा ने आरोप लगाया था और इससे पहले भी भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, चुनाव आयोग के दरवाजे पे पहुंचा था। भाजपा लगातार ये कह रही है कि जो प्रमुख पदों पर, बड़े पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस बीच बसपा की सुप्रीमो मायावती ने फर्रुखाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नए स्मारक और संग्रहालय नहीं बनाए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सहित समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला किया। इस रैली के दौरान एसपी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार ने प्रचार में काफी पैसे बर्बाद किए हैं, लेकिन यूपी में विकास नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा की अंदरूनी कलह को पार्टी का कहा कि इससे पार्टी का बंटाधार हो गया और इसके लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र मोह की वजह से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया। वहीं मुलायम सिंह ने अखिलेश के लिए प्रचार करने की एक बार फिर बात की है। फिर से उन्होंने पलटी खाई है। शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे। सीट है वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शिवपाल का आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं 11 मार्च के बाद अलग पार्टी बनाऊंगा, नई पार्टी बनाऊंगा नेताजी के कहने पर। तो क्या नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल यादव? शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? जो हमसे बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी। सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखा मायावती ने किस तरह से एक बार फिर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा, तो मुलायम ने एक बार फिर से पलटी खाई है।
बहरहाल इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान सपा कांग्रेस गठबंधन को भविष्य का आईना कहा, तो वहीं अखिलेश के काम को सराहा और कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश को बदल देंगी। खैर, ये राजनीति का तकाजा है कि आज राहुल गांधी अखिलेश की प्रशंसा कर रहे हैं। कल तक यही राहुल गांधी इसी उत्तर प्रदेश में बदहाली और अखिलेश पर तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल। अखिलेश ने अच्छा काम किया, गठबंधन के साथ और अच्छा काम होने वाला है और तेजी से काम होने वाला है। अखिलेश ठीक लड़का है, मगर जो आप चाहते थे अखिलेश नहीं कर पाया। ये देखिए लगा हुआ है पोस्टर यहाँ पे, 27 साल यूपी बेहाल। 27 साल से ये अलग अलग पार्टियां यूपी को, उत्तर प्रदेश को तोड़ने में लगी हुई है। तो 27 साल से यूपी बेहाल था, लेकिन बीते 5 साल अब इस 27 साल में से निकाल दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और तंज कसने का सिलसिला जारी है। सीतापुर के सिधौली में एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई विकास के उन्होंने काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सपा गठबंधन की अहमियत को भी एक बार फिर से खूब सराहा। तो कांग्रेस पार्टी भी आ गई आपके साथ। ये साइकिल वाले लोग, हमारे नौजवान कभी कभी खुश होते हैं, जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं और तेज चलाते हैं। और सोचो, अब तो कांग्रेस का हाथ भी आपके हैंडल में आ गया, तो सोचो कितनी तेज चलेगी साइकिल, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया। आज प्रदेश में सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में लग रहे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज फिरोजाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, सपा बसपा के लोगों से, यदि दम है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दिखा दो। इनके तो चुनाव के पहले ही हौसले पस्त हो गए हैं। आपने नहीं देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल गए हैं, सगाई हो गई। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस का जिंदगी भर में विरोध करता रहा। हमारे बेटे ने क्या कर दिया? हमारे बेटे ने पूरे हमारे जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। और उत्तर प्रदेश के कैराना में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो कैराना में रजिस्टर्ड सभी मतदाताओं की जानमाल की पूरी सुरक्षा करे, ताकि वहां के रजिस्टर्ड मतदाता भयमुक्त होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। हिंदू परिवारों के पलायन के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर जवाब के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सेंसर करते हुए सख्त हिदायत दी कि आगे वो इस तरह के आचरण से बचें। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति के घर से बड़ी संख्या में साड़ियां जब्त की गई हैं और जाहिर तौर पर ये साड़ियां चुनाव में बांटी जानी थी। और चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प,
जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और वोट यात्रा की अब बारी है और आपको लिए चलते हैं वोट यात्रा में उत्तर प्रदेश के शामली में और दिखाते हैं कि शामली में जमीन से जुड़े मुद्दे लोगों के दरअसल क्या हैं। अपने सफर में आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली। जी हाँ, शामली का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, उस समय से ही शामली की अपनी एक अलग पहचान रही है। अंग्रेजी फौज शामली को अपनी छावनियों में तब्दील कर रखती थी, लेकिन समय बदल चुका है। आज की बात करें तो वर्ष 2011 में शामली को अलग जिला बनाया गया। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने की ही पैदावार होती है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर बसा शामली किस तरीके से अपने विकास की गाथा को आगे बढ़ा रहा है या नहीं, इस पर बातचीत करेंगे अपनी हम इस वोट यात्रा में शामली की जनता से। इस समय हम शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर हैं और यहाँ पर काफी जाम लगा हुआ है। यहाँ से पूछते हैं क्या स्थिति है? हमेशा ये हमेशा ये रूटीन का काम है जी जाम का। जबकि ये मेरठ करनाल हाईवे है, बहुत ट्रैफिक जाता है। उत्तरांचल का जितना भी ट्रैफिक है, ये ट्रक वगैरह वो भी यहीं से क्रॉस होते हैं। क्या कारण है, जाम क्यों रहता है? यहाँ पे बाईपास का ना होना और नेता लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर क्या है कि ये जो रेत माफिया और ये इस तरह की चीज़ें, आप रात में इस रोड पे यदि रुकें, हर मिनट में आपको बालू का ट्रक जाता मिलेगा। शामली में एक बड़ी समस्या निकल कर आई है कि यहाँ पर अवैध खनन होता है रेत का, और उसी की वजह से यहाँ ट्रकों की भरमार रहती है और पूरा शामली एक तरीके से जाम नजर आता है। वोट यात्रा के सफर को हम अभी जारी रखेंगे शामली के अंदर लगातार। शामली की वोट यात्रा में इस समय हम एक सब्जी विक्रेता के पास पहुंचे हैं। इससे बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव में वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर अपराध काफी रहता है, पुलिस हो, रेत माफिया हो, नेता हो, एक नेक्सस यहाँ पे चलता है। आपको लगता है कि ये मुद्दा इस चुनाव में होना चाहिए और कैसे दूर हो सकती हैं ये चीजें? हाँ, ये चुनाव में मुद्दा है। ये में रेत माफिया है, ये काफी है यहाँ पे। सभी पुलिस वाले भी पैसे खावे हैं जी, जो इनके वैसे हो ठेकेदार हैं वे भी पैसे खावे हैं। हम पहुंचे हैं यहाँ पर शामली के एक चौक पर। यहाँ पर जो है रामशरण पाल हैं हमारे साथ, यहाँ बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि जो जिला बनने के बाद आपके इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास हुआ? क्या कुछ आपके जिले में रह गया जो होना चाहिए? जब से शामली जिला बना तो लेकिन ऐसे कोई विकास वाली स्थिति नहीं आई।
और ना यहाँ से भी जो है कोई कार्यालय बने हैं। शामली के शहरी इलाके से निकलकर इस समय हम शामली के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं और ग्राम सिलावर के ग्राम प्रधान इस समय हमारे साथ हैं। किस तरीके से गांवों का विकास इस 5 साल के अंदर हुआ, नहीं हुआ, कौन सी बड़ी समस्याएं आपको लगती हैं कि गांवों की दूर होनी चाहिए? गांव में काफ़ी समस्या है। एक तो गन्ना किसान का पेमेंट 2 साल से, पिछले 3 साल से परेशान है, तराई है। एक जो प्रदूषण हो रहा है जल का, पानी बिल्कुल खराब हो रहा है, कैंसर बहुत बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल खत्म है, डॉक्टर 8 दिन में 1 दिन बैठे हैं सरकारी अस्पताल में। हम कई दफे सीएमओ से मिले भी, हमने वो लिखा भी, उसका हमने ज्ञापन भी दिया, भाई वो डॉक्टर क्यों नहीं बैठता? एक डॉक्टर 8 दिन में 1 दिन बैठे हैं। जनपद बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, यहाँ के किसानों से, यहाँ के बुजुर्गों से। आप बताइए, इस इलाके के शामली की अगर मैं बात करूँ, आपके मन में वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप चाहते हैं इन चुनावों में उठना चाहिए? गन्ने का मुद्दा है, उसका पेमेंट मिला सही टाइम पे और लाभकारी मूल्य मिला। अच्छा, गांव की समस्या की मैं बात करूं, गांव की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। शहरों में तो बड़े बड़े विकास हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गांव में जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए, नाली, बिजली, सड़क, पानी, वो सब चीजें हैं? नहीं, यहाँ तो नाली के रेलवे का पाइप वो खुद है, अंडरपास और नाला है इसके नीचे को, मतलब पुलिया बन रही पहले और वो बंद कर दी रेलवे ने, पानी में डूब रहा गाँव। तो ये थी शामली से हमारी वोटर यात्रा। काफी मुद्दे सामने निकलकर यहाँ पर आए। हालांकि ये किसान बेल्ट है, गन्ना यहाँ काफी होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शामली की रही कि जो भूजल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। अपनी वोट यात्रा का सफर हम जारी रखेंगे किसी और जिले से फिर किसी दिन। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, शामली। तो शामली से वोट यात्रा थी और हम आपको उत्तराखंड भी लिए चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। भैया राजनगर चलोगे? बैठो। पर पैसे नहीं है मेरे पास। पर भाई साहब दिमाग तो है ना, चलो निकलो। अरे भीम है ना, भीम भेज देगा पैसे। ओ भाई साहब क्यों सुबह सुबह मेरा मीटर डाउन कर रहे हो? और ये भीम कौन है? ओ हेलो। अरे भीम मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, भीम पिन और यूपीआई पिन सेट करो, किसी को भी पैसे दो या लो, कभी भी कहीं भी। ओ भाई बहुत देखे ऐसे ऐप, हमसे ना हो पाएगा ला। अरे सिंपल है, खुद ट्राई करो। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। तो भाई साहब राजनगर नहीं जाना क्या? मैंने भी भीम डाउनलोड कर ही लिया। हाँ चलो। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता,
लौटता तो बापू पूछता, बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के सीमांत इलाके पिथौरागढ़ में पीने के पानी की समस्या लोगों के लिए जीवन से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया है? पिथौरागढ़ में ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता नदीम अंसारी। देखने में शांत और सब कुछ अच्छा, आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के बारे में आपकी और हमारी यही राय होती है, लेकिन कई मामलों में हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है। आबादी लगभग 1.25 लाख, क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पीने के पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। गर्मियों में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। अब इसे बढ़ती आबादी का दबाव कहें या जलवायु परिवर्तन, पानी के प्राकृतिक स्रोत धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। मजबूरन घर की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। 2-2.5 किलोमीटर है। हर दिन रोज आते हैं यहाँ पानी भरने। पीने वाला पानी रोज यहीं से लेके जाते हैं सर। बहुत ही किल्लत होती है गर्मियों में तो सर। यहाँ से और रोड तक लाइन लगी रहती है लेडीज और जेंट्स की, तो एक एक करके भरते हैं यहाँ से पानी। ऐसा नहीं है कि योजना नहीं है। आंवला घाट से पिथौरागढ़ तक पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू होने की बात हो रही है, लेकिन हकीकत में लोगों को पानी कब मिलेगा, फिलहाल इसका जवाब नहीं मिल रहा। पेयजल की इतनी किल्लत है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है बुरी तरह दूषित हो चुके हैं। हर आदमी आरओ या उन अन्य संसाधनों को नहीं अपना सकता। यहाँ पर लगभग गरीबी ज़्यादा है या लो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। बरसात के टाइम में भी जो दूषित जल होता है उसी को पीने को लोग आदमी मजबूर हैं। और दावा 80% कार्य पूर्ण होने का किया जा रहा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विभागीय जो सूचना अधिकार मिला उसके अंतर्गत जो है 65% केवल काम अभी तक पूर्ण हो चुका है और इसमें अब कोई भी धनराशि जो है अभी तक अवमुक्त नहीं हो पाई। मौसम चुनावी है तो सभी पार्टियों का पूरा ध्यान अपनी अपनी जीत पर लगा है, लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि इन लोगों की बुनियादी दिक्कत कब दूर होगी। नदीम अंसारी, पिथौरागढ़, डीडी न्यूज। तो पिथौरागढ़ से आपने रिपोर्ट देखी। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहां पर सर्द फिजाओं के बीच चुनावी पारा चरम पर है। सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। अपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए सब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं, लेकिन जनता का भी अपना एक अलग मैनिफेस्टो है। इस कड़ी में संवाददाता रमा त्यागी ने उत्तराखंड के धार्मिक स्थल यमुनोत्री का दौरा किया और जाना कि जनता का एजेंडा, उसका घोषणा पत्र दरअसल क्या है। देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी विश्व प्रसिद्ध है। इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हम ऐसे ही इलाके में मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा सीट की, जो कई मायनों में इस बार अहम हो गई है। यहाँ का जो राजनीतिक इतिहास है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है और इस बार जिस तरह से बदलते समीकरण सामने आ रहे हैं उस लिहाज से ये सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक दल जो समीकरण बनाते हैं वो सत्ता के लिए बनाते हैं और सत्ता की दिशा और दशा क्या होगी ये जनता चुनती है अपने जनादेश के द्वारा। तो क्या कुछ है यहाँ की जनता के मुद्दे, क्या कुछ उनके मन की बात, किस मुद्दों पर वो उतरेंगे इस बार चुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशियों के चयन में, आइए जानते हैं उन्हीं से। इस वक्त मौजूद हैं हम एक मार्केट में और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर की लाइन में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी ये लाइन है। काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितनी देर से आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे? कम से कम 1-2 घंटे तो हो गए हमें यहाँ पे, सुबह से खड़े हैं कम। और यहाँ पे गैस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस क्षेत्र में एजुकेशन ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, हर किसी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत डल है इस एरिया में और ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है और जो संपर्क सुविधा है वो यहाँ पर बहुत कम होती है। कनेक्टिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो। तो यही यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पे
कनेक्टिविटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के इलाकों में, संपर्क की सुविधाएं, चाहे सड़क हो चाहे पुल हो, कितनी बड़ी समस्या होती है, कितना बड़ा ये मुद्दा है? मैडम समस्या तो बहुत है, क्योंकि बरसात हो जाएगी तो जो है रोड एकदम ठप हो गई। अच्छा, मेन मकसद ये मैडम कि हमारे आधा से ज़्यादा लोग जो हैं मसूरी से वापस, चाहे डिलीवरी केस हो चाहे दुर्घटना केस हो, मसूरी से कई लोग जो हैं हमने वापस लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। तो मसूरी जाते जाते लोगों ने दम तोड़ दिया, कई डेड बॉडी हमारी वापस हो गई, चाहे डिलीवरी केस हो चाहे दुर्घटना का हो। जो यूथ है उसके लिए जो रोजगार है वो कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ से लोग, पता लगा है कि पलायन भी बहुत करते हैं, बाहर चले जाते हैं पहाड़ से उतर के, ये कितना बड़ा मुद्दा है? मैम बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। एजुकेशन जो है हम ही को जो है खुद एजुकेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर विद्यालय में जो है उपलब्ध जो है शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, और जो है हर कोई जो है रोजगार करना चाहता है, लेकिन वो करेगा क्या, साधन भी जो है सीमित हैं। तो साधन सीमित है, रोजगार और जो शिक्षा है और जो रोजगार परक शिक्षा है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा से संबंधित क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं कि जो पहाड़ के लोग हैं उन्हें नीचे जाना पड़ता है, बेसिकली स्टूडेंट्स? मैम एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एजुकेशन की आ रही है यहाँ पे। जो एजुकेशन आफ्टर 12 के बाद कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चे यहाँ पे इस पलायन को यहाँ पे रोक सके। सभी को एजुकेशन के बाद हर कोई चाहता है कि हमें जॉब मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले, कम से कम प्राइवेट जॉब भी इतना मिले कि अपना रोजगार कमा सके। तो इसके लिए लोगों को स्पेशली देहरादून से नीचे देहरादून जाना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य में इस बार सबसे ज़्यादा संख्या युवा मतदाताओं की है। युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान करेगा, और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी है। और ये जो युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि इस बार वही सरकार जो देगी इन्हें रोजगार। इसी को देखकर ये आगे की सरकार की दशा और दिशा तय करेंगे। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़ उत्तराखंड। आपने वोट यात्रा यमुनोत्री से देखी, और अब अंत में, कार्यक्रम के अंत में चलते चलते नजर डाल लेते हैं आज की चुनावी टॉप 10 पर। आप चुनावी टॉप 10 देखिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग की। राज्य में 11 फरवरी से 7 चरणों में शुरू होगा चुनाव। सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार। बोले पहले से तय है अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। तो उधर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल का दावा, यूपी में चल रही है सपा की लहर। उत्तर प्रदेश में चढ़ा चुनावी पारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फर्रुखाबाद की चुनावी रैली में सपा पर किया वार। कहा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राज्य में बढ़ा भ्रष्टाचार। वहीं सीतापुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा जनता को समाजवादियों पर है भरोसा। राज्य में सपा कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मथुरा में की जनसभा। बोले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, लेकिन गठबंधन के साथ और तेजी से होगा काम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। भाजपा के डर से यूपी में कांग्रेस और सपा आए साथ। गठबंधन को बताया अवसरवादी। बोले भाजपा के आने से यूपी का होगा विकास। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। राज्य में 7 चरणों में होगा मतदान। पहले दौर का मतदान 11 फरवरी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए नामांकन की समय सीमा हुई खत्म। चौथे चरण के 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 23 फरवरी को होना है मतदान। 11 मार्च को होगी मतगणना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में मिला नोटिस। हरिद्वार के एसडीएम ने जारी किया नोटिस। राज्य में 15 फरवरी को है मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपना अपना घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं पर दिया गया विशेष ध्यान। चुनाव आयोग के आदेश पर गोवा के मडगांव बूथ पर दोबारा होगी वोटिंग। 4 फरवरी को 40 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के दौरान इस बूथ पर दोषपूर्ण वोटिंग के लिए चुनाव रद्द कर दिया गया था।